अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उस हवाले से इजहार ख्याल किया। और जैसे कल हम आपको बताया था कि बावजूद इसके कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वाज़े तौर पर कहा कि उनकी हुकूमत के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म या साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस बात पर बज़िद हैं कि कल की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ उसके बाद जो एलामिया हुआ, बुनियादी तौर पर जो उनका मौक़िफ़ है उसकी तस्दीक हुई है। कुछ उन्होंने हक़ाइक़ भी बताए या कुछ जो टाइम लाइन है उन्होंने उसका भी तज़किरा किया कि किस तरीके से 7 मार्च को ये मरासला पाकिस्तान को रिसीव होता है और अगले ही रोज़ अपोजिशन जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर के आ जाती है। और उन्होंने मुतालबा किया कि अब उनके बकौल ये हक़ाइक़ जब सामने आ गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ओपन हेयरिंग करनी चाहिए ताकि इस सारे मसले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो शहबाज, 2-3 इसके अंदर पॉइंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि 1 बाई 1 उसको डिस्कस करें, क्योंकि मईशत का भी उन्होंने जिक्र किया और इंटरेस्टिंग उन्होंने एस्पेक्ट बताई कि 7 मार्च से पहले या 8 मार्च जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया उससे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बड़ी ज़बरदस्त ग्रो कर रही थी। 3-4 उन्होंने फिगर्स गिनवाए। उन्होंने कहा कि 11 साल की तारीख में जो करंट अकाउंट खसारा था वो लोएस्ट था, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में हो रही थी, रेमिटेंसेस वर ऑन द राइज और रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रही थी। लेकिन जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो सब जो तरक्की है वो धरी की धरी रह गई और मुल्क में फॉरेन रिजर्व्स भी कम पड़ना शुरू हो गए, रुपए की कदर में भी कमी आना शुरू होगी। किस हद तक आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से पहले मुल्क बड़ी जबरदस्त तरक्की? देखिए, वो अब मैं ना मानू वाली बात है ना, जो खान साहब और उनके फॉलोअर्स का अब एक उनका वतीरा बन चुका है। देखिए, ये कह रहे हैं कि 8 मार्च को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया उसके बाद तकरीबन $5 अरब की गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी होगी। अब आ जाते हैं हक़ाइक़ के ऊपर। हकीकत ये है कि 21 मार्च को $2 अरब यूएई का, मुत्तहिदा अरब अमारात का, वो मैच्योर हो रहा था, हमने वापस करना था, वो फिर रोल ओवर हुआ। 23 मार्च को चाइना का $2 अरब कर्जा रोल ओवर हो रहा था, वो मैच्योर हुआ। फिर मार्च के अंदर ही $2.2 अरब जो कर्जा हमने कमर्शियल एक लोन और लिया हुआ था चीन का, वो मैच्योर हुआ और हमने वापस किया। अच्छा, इसके साथ साथ करंट अकाउंट खसारा आपका बढ़ रहा था, रुपए की जब कदर गिर रही थी और डॉलर ऊपर जा रहा था तो स्टॉक इसके अंदर एक्सचेंज रेट मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिजर्व्स का इस्तेमाल किया। तो इनका ये कहना कि इनके जाने की ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है उसकी वजह से जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो इरोड हुए हैं, ये सरासर गलत बयानी है। उसमें टू दी एक्सटेंट कि अगर एक्सचेंज रेट को थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए वो भी उस वक्त उन्होंने नहीं रोका। आपको देखा होगा जितना अगर कोई पैसा इस्तेमाल भी हुआ है तो रुपया तो इनके टाइम पे 190 पे जाके चला गया था, फिर जब ये PMLN की हुकूमत आई है तो वापस आया। तो ये इनकी एक तो गलत बयानी है। दूसरा ये क्या है, इन्होंने एक्सपोर्ट्स का फरमाया। एक्सपोर्ट्स का तरीके अदम एतमाद आने से पहले वो कह रहे थे कि मुल्क बड़ी जबरदस्त तरक्की कर रहा था, सारे इंडिकेटर्स ठीक थे। आप क्या ठीक से गलत बयानी से काम ले रहे हैं ना, सवाए आपकी 1-2 इंडिकेटर्स के। जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो थी वो ठीक आ रही है, उसमें फरवरी का जो नंबर आया है वो 8 माह के अंदर इनकी जो ग्रोथ रेट है वो 7.6% है। उसके अलावा बाकी मुझे बताइए कौन सा इंडिकेटर है। एक्सपोर्ट्स का ये दावा कर रहे हैं जी कि उसमें इजाफा हुआ है। प्लानिंग मिनिस्ट्री की अपनी रिपोर्ट रिकॉर्ड के ऊपर है और जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। एक्सपोर्ट्स में जो इजाफा नजर आ रहा है आपको वो उसमें 87%, 87% इस वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। पाकिस्तान की जो एडिशनल है कि आलमी मंडी में जो अशिया थी उनकी कीमतें बढ़ गईं। ये हम नहीं कह रहे, इन्हीं की जो वजारत इनके अंडर थी वो कह रही है, तो ये इनका दावा गलत है। इसी को कदर में कमी हुई, रुपए की कदर में कमी, इसके बिल्कुल आप दूसरी साइड पे आ जाए। जिस तरह एक्सपोर्ट्स की कीमत में इसके में इजाफा हो रहा था, इंपोर्ट्स आप देख लें कितनी बढ़ी है। वहां पे तो ये कह देते हैं जी आलमी मंडी में बढ़ी है कीमतें, इस वजह से इंपोर्ट्स बढ़ गई। एक और जो टैक्स कलेक्शन का ऑन द फेस ऑफ इट सबसे बड़ा रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ये मैं बताऊं, अभी इनका टैक्स टू GDP रेशो जो है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो आज जो प्रोजेक्टेड भी रेवेन्यू इनका होगा कलेक्शन 5.9 ट्रिलियन की बात हो रही है, वो 9.2% टैक्स टू GDP रेशो बनती है FBR की। ये वन ऑफ द लोएस्ट है जो है FBR की हिस्ट्री की, एक चीज। दूसरा, मैं खबर कर चुका हूं ऑन द रिकॉर्ड, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 31 मार्च को जो रेवेन्यू कलेक्शन का नंबर है उसके फिगर्स को फज किया है।
फिगर के अंदर उन्होंने गड़बड़ की है। इन्होंने जो 31 मार्च को वजीर आज़म उस वक्त के जो थे उनको खुश करने के लिए और उस वक्त के वजीर खजाना को खुश करने के लिए इन्होंने दावा किया कि 575 अरब रुपए के टैक्स मार्च के अंदर इकट्ठे हुए हैं। उस वक्त रात मैंने जब चेक किया बैंक्स में पैसा आया हुआ था 561 अरब रुपए। फिर मैंने इस चीज का इंतजार किया कि कुछ प्रोविजन नंबर बाद में भी आते हैं। फाइनल जो कलेक्शन है वो 570 अरब रुपए की, एक महीने में 5 अरब रुपए की इन्होंने गड़बड़ की। यहां पे तो चेयरमैन एफबीआर इनको सैक कर देना चाहिए था, बजाय ये कहने के जी कि हमारी रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है। तो सरासर ये झूठ बोल रहे हैं। इनके फॉलोअर्स को चाहिए कम से कम रिकॉर्ड देख लें और लेकिन इनके फॉलोअर्स जो ना आप तैयार रहें, जो आपको गालियां पड़नी है, जो आपने उनके लीडर को कहा कि वो गलत बयानी कर रहे हैं और ये भी कहा कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि हकायक को झुटलाया नहीं जा सकता। और दूसरा 2-3 और भी कंट्रडिक्शन इमरान खान साहब के बयानात में। एक तरफ वो कहते हैं कि 8 मार्च को तहरीके अदम एतमाद आई और उससे पहले एक दिन पहले मरासला आया और उनको कैसे पता लगा कि अमेरिका को कि तहरीके अदम एतमाद आ रही है। हालांकि ये रिकॉर्ड पे है कि 11 फरवरी को तमाम जो अपोजिशन के अरकान हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ऐलान किया कि वो इस हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद ला रहे हैं। दूसरा जो उनका नुक्ता है कि क्योंकि वो रूस के साथ ताल्लुकात को बहुत ज्यादा फरोग दे रहे थे, उन्होंने रूस का दौरा किया, बावजूद अमेरिका चाहता था कि वो दौरा ना करें, इस वजह से उनको हटाया गया। अगर साथ ही फिर वो ये कहते हैं कि ये साजिश 3-4 माह से उनके खिलाफ चल रही थी और उस वक्त तक रूस के दौरे का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर वाकई ही वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी अपना रहे थे, चीन के साथ ताल्लुकात को फ़रोग दे रहे थे, रूस के साथ ताल्लुकात को फ़रोग दे रहे थे, तो फिर सोचने वाली बात है कि सबसे पहले जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो चीन ने मुबारकबाद क्यों दी। और आपको ये भी खबर देते चलें कि एक तो जो रूस का सिफारत खाना है उनके ट्विटर हैंडल से 12 अप्रैल को बाकायदा तौर पर मुबारकबाद दी गई शहबाज शरीफ को, लेकिन जो दफ्तर खारजा के जराए ने इंकशाफ किया है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा तौर पर जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उनको एक खत भी लिखा है जिसमें उन्होंने उनको मुबारकबाद दी है और इस अज़म का इआदा किया है कि वो उनकी हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग देना चाहते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी उनके ख़त के जवाब में इन्हीं ख्वाहिशात का इजहार किया है। तो सवाल ये है कि अगर अमेरिका इस वजह से पिछली हुकूमत से नाराज़ था कि वो चीन और रूस के साथ ताल्लुकात को फ़रोग दे रहे हैं, तो फिर चीन और रूस क्यों इस तरीके से गर्मजोशी दिखा रहे हैं जो ये नई हुकूमत आई है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि वाकई इमरान खान साहब से अगर अमेरिका नाराज था तो उन्होंने सीक पैक के ऊपर मंसूबों पर जो सारा प्रोसेस था उसको स्लो डाउन क्यों किया। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और जिक्र करेंगे अब सी पैक का। जाहिर है कि सी पैक को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो शहबाज, ब्रेक से पहले भी जैसे जिक्र किया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को यह गिला है कि अमेरिका ने इसलिए उन्हें हटाया क्योंकि आज़ाद खारजा पॉलिसी अपना रहे थे, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात को उस्तवार कर रहे थे। तो ये बताएं कि सुना है कि जो नए हुकूमत आई है, नए जो वज़ीर आए हैं प्लानिंग के, उनको कोई प्रेजेंटेशन दी गई है, तो उस प्रेजेंटेशन में क्या है? सी पैक के मंसूबों पर PTI के दौरे हुकूमत में क्या परफॉर्मेंस रही, कितनी उसकी क्या रफ्तार रही? इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम लिखते भी रहे हैं और इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों तक पहुंचाते भी रहे हैं कि PTI की हुकूमत ने अपना उनका जो 3.5-4 साल का अरसा था, उन्होंने सी पैक को बिल्कुल उन्होंने ब्रेक्स लगा दी थी। वो एक बिल्कुल कोई इसके ऊपर खास प्रोग्रेस नहीं होती थी। जब शोर पड़ता था, कोई राइट लेफ्ट से बात होती थी, कोई ना कोई मीटिंग कॉल करके डेडलाइंस दे दी जाती थी कि इस मंसूबे को आप इतनी तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करें। यहाँ तक कि डेडलाइंस दी गई कि अगर जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने सी पैक को उसकी रफ्तार को तेज़ ना किया तो उनके खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ के पास शिकायत जाएगी और उनको फारिग कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो एहसन इकबाल साहब को पहली ब्रीफिंग सी पैक अथॉरिटी की तरफ से दी गई, उसमें जो हकायक उनके सामने रखे गए वो वही थे जो हम बात कर रहे थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि वही ब्यूरोक्रेसी जो पहले कहती थी कि सब अच्छा है, सी पैक बड़ा ठीक चल रहा है, उन्होंने बताया कि नहीं जी, सी पैक जो है वो ठीक नहीं चल रहा। इसके अंदर जो मेरे लिए खुद एक सरप्राइजिंग था कि चाइना, मैं इस बात पे मेरा मानना नहीं था कि चाइना कभी
पावर प्लांट्स भी बंद कर देगा। तो उस दिन जो सीपैक के ऊपर ब्रीफिंग हुई, एहसन इकबाल साहब को बताया गया कि तकरीबन 5200 मेगावाट के जो सीपैक के पावर प्लांट्स हैं उसके अंदर से तकरीबन 1980 मेगावाट या 37% जो जनरेशन कैपेसिटी है वो बंद हो चुकी है। ये एक आपको बताता है कि इस हद तक इन्होंने सीपैक को तबाह किया कि वो मंसूबे जो चल चुके थे उनको प्रॉपर इन्होंने पेमेंट्स नहीं की। ये बंद इसलिए हुए कि ये कुछ 10 IPPs हैं सीपैक वाले, उनको हुकूमत पाकिस्तान ने अदायगियाँ करनी थी कोई 300 अरब रुपए की, तो वो उसको अदायगी नहीं हुई। वो आउटस्टैंडिंग उसमें 270 अरब रुपया हो चुका है। आलमी मंडी में कोयले की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये कोयले से चलने वाले तीनों पावर प्लांट्स हैं जिन्होंने अपने एक यूनिट 660 मेगावाट का बंद किया, तो वो खरीदारी नहीं कर सके और 1980 मेगावाट के जो पावर प्लांट्स हैं सीपैक के वो आज बंद पड़े हुए हैं। फिर आपको याद है कि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चीन गए थे, उनके साथ शौकत तरीन साहब भी थे, तो हम एक बड़ी लंबी सी एक ख़त लेके गए थे जी कि हमें कर्जा वो चाहिए मजीद और कुछ जो कर्जे हैं उसको रोल ओवर कर दिया जाए। तो चीन की तरफ से एक सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि उनके जो पाकिस्तान के अंदर उनकी सरमायाकारी हुई है उसमें उनको रुकावटें आ रही हैं। तो एक रिवॉल्विंग अकाउंट बनना था जो सीपैक के जो एक मुआहिदा था फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, उसके तहत इस हुकूमत PMLN की हुकूमत ने बनाना था, वो भी नहीं बना सके। फिर PTI के टाइम पे जब वो पावर प्लांट्स ने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी और उनकी पेमेंट्स ड्यू होना शुरू हो गई, तो रिवॉल्विंग अकाउंट का मकसद ये था कि जितनी भी बिलिंग होगी वो पावर प्लांट जितनी बिजली पैदा करेंगे उसके 80 या 81% के बराबर उस फंड में पैसा चला जाएगा, ताकि 80 या 81% की तो पेमेंट हो जाती है, 21 से 22% जो है वो पेमेंट्स नहीं होती, तो 21 से 22% के बराबर उनकी जो रिसीट्स होंगी वो पैसा उस फंड में चला जाएगा, वहां से अदायगियां होती जाएंगी। वो फंड नहीं बना, उसकी वजह से आपने आज देखा कि 300 अरब रुपए का उनका ओवरड्यू हो गया और उनके पावर प्लांट्स बंद हो गए। ये शौकत तरीन साहब जो साबिक वजीर खजाना थे, जिस रात इन्होंने चीन जाना था उससे एक दिन पहले इन्होंने मंजूरी दी एंटिसिपेटरी की, ठीक है जी ये रिवॉल्विंग अकाउंट खोल दो, और इन्होंने शौकत तरीन साहब से मेरी खुद उस वक्त बात हुई कि जी फंड हमने बनाने की मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल को शौकत तरीन साहब के सामने एज ए चेयरमैन ECC समरी जाती है कि वो जो रिवॉल्विंग अकाउंट खोलना था वो आप खोल दीजिए, उसकी मंजूरी दे, उन्होंने इसको पेंड कर दिया। तो ये हालत की है इन्होंने सीपैक की। इसके साथ ही तो क्या बात ये भी अमेरिकी साजिश है? ये भी अमेरिकी साजिश है। फायदा तो अमेरिका को होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड फेज था वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हाँ, उस पर क्या प्रोग्रेस हुई? स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो पहला इनका ओरिजिनल प्लान था, उसके तहत जो पहला SEZ था वो 2020 को ऑपरेशनलाइज होना था। जो इनको अभी ब्रीफिंग हुई है उसके मुताबिक सवाए रशिया के जोन के ऊपर कुछ प्रोग्रेस है, मुकम्मल वो भी नहीं हुआ, वो सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। जो 2020 वाला जोन था वो अब मेरा ख्याल ऑपरेशनल होगा 2024 में, वही 4 साल तकरीबन जिसमें PTI की हुकूमत बरसर इक़्तिदार रही है। SEZ पीछे चले गए। फिर जब हमने लिख के दिया हुआ है चाइनीज को, हमने ये उनको अश्योरेंसेस दी हुई हैं जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग के फोरम से, जो हाईएस्ट लेवल है चाइना पाकिस्तान के जो मामला थे सीपैक से रिलेटेड उनको डील करने का, कि जो एनर्जी और टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वो चेंज नहीं होगी। इसके बावजूद PTI की हुकूमत ने अपना इन्होंने उसके ऊपर जो 17% इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिससे इनके अच्छे खासे जो पावर प्लांट जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे वो उसे हिट होते हैं, और उसकी वजह से उनको जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं वो फिर कंप्लेन कर रहे हैं। इसके अंदर अगर नाज़रीन आप देख लें, आज़ाद पटन, कोहाला, सुकी किनारी, ग्वादर, टल, थल नोवा, थर कोल ब्लॉक 1, ये वो सीपैक के पावर प्लांट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, और इस 17% GST लगने की वजह से वो हिट हो रहे हैं। बात यहाँ पे नहीं रुकती। फिर इन्होंने चाइनीज का एक बिजनेस वीजा का बहुत बड़ा इशू था कि चाइनीज जो है वो बिजनेस वीजा के ऊपर पाकिस्तान आते थे, वो वर्क वीजा उनको लेने में प्रॉब्लम होती थी। तो एक फैसला हुआ था कि चाइनीज के जितने भी चाइनीज पाकिस्तान में आए हुए हैं बिजनेस वीजा के ऊपर, उनको 1 टाइम वेवर दिया जाएगा, और फिर वेवर देने के बाद उनका जो बिजनेस वीजा है उसको वर्क वीजा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वो आज तक नहीं हुआ। तो ये मोटी मोटी इसकी मैंने बातें आपको बता दी। लेकिन ये अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा ग्वादर के ऊपर इन्होंने क्या काम किया, वहां पे कितनी रुकावटें इन्होंने पैदा की हुई हैं। एग्रीकल्चर के प्रमोशन की बात करते थे, वहां पे क्या प्रोग्रेस हुई है। इसी तरह इन्होंने IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चाइना के ताउन की बात की, वहां पे क्या, ये हम अगले हफ्ते पे बात करेंगे। और ये फिर लेजिटिमेट क्वेश्चन है जब ये लोग पूछते हैं कि आखिर अमेरिका इमरान खान साहब से क्यों नाराज था, आखिर उन्होंने ऐसा क्या काम किया है। ये जो तफसीलात आपने शेयर की हैं हम लोगों की जजमेंट पे छोड़ देते हैं। इससे तो ये लगता है कि अमेरिका को खुश होना चाहिए कि जिस तरीके से सीपैक के मंसूबों पर बिल्कुल सुस्त रवि या रुकावटें इवन पैदा की गई। अब इस सारे मामले में एक और जो खबर चल रही है कि पिछली गवर्नमेंट ने सीपैक अथॉरिटी भी बनाई। अब सुना है कि जो प्लानिंग के वजीर हैं एहसन इकबाल साहब, उस
वजारत को जो है वो ख़त्म, सी पैक अथॉरिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, क्यों? देखिए 2016 में जब ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से प्रपोजल आया था सीपैक अथॉरिटी बनाने का, मैंने ही उस वक्त सबसे पहले खबर की थी, एहसन इकबाल से मेरी बात है, मुझे पता चला कि ये अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। तो एहसन इकबाल ने उस वक्त प्लानिंग के वजीर थे, उनका इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो इन्होंने ये बात नहीं मानी थी। तो वन ऑफ द रीजंस जिसको कहा जाता है कि मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट की उस वक्त जो फ्रिक्शन आई थी, उसमें एक चीज़ सीपैक अथॉरिटी भी था। PMLN की हुकूमत नहीं माननी, फिर आ जाती है PTI की हुकूमत। PTI की हुकूमत के दौरान भी ये बात सामने आई कि ये अथॉरिटी बननी चाहिए, एक ऑर्डिनेंस आता है, लेकिन उसको किसी भी तरीके से जो हुकूमत थी वो फुली सपोर्ट नहीं कर रही थी। जो साबिक प्लानिंग के वजीर हैं असद उमर साहब, वो बिल्कुल भी इसकी फेवर में नहीं थे, लेकिन चूंकि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का उस वक्त प्रेशर था तो ये अथॉरिटी बन गई और आसम सलीम बाजवा साहब जो हैं जो वो इसके पहले चेयरमैन बने। फिर हुआ ये कि अथॉरिटी तो बन गई और इसका जो पहला एक्ट आया वो बना, हालांकि पहले ऑर्डिनेंस से 2 दफा ऑर्डिनेंस आया, वो लैप्स कर गया, फिर बीच में इनको कोई लीगल कवर नहीं था, इनको तनख्वाहें इनकी बंद होगी, काम हो नहीं रहा था। फिर हुआ ये कि इन्होंने जब एक्ट के तहत वो अथॉरिटी बना दी तो उसके बाद भी उसके ऊपर चेक्स रखे गए, एक वो सीपैक स्टीयरिंग कमेटी बन गई, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सीपैक बन गई। तो PTI की हुकूमत खुद भी अथॉरिटी के हक में नहीं थी। अब हालत कामरान ये है कि अथॉरिटी, अगर ये कानून बना हुआ भी है, मेरे पास यहाँ कुछ डिटेल्स में देख रहा था, ये कब मई 2021 में कानून बन गया। जो आसिम सलीम बाजवा हैं उन्होंने अगस्त 2021 को उन्होंने रिजाइन कर दिया, और जो US स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स के ऊपर पाकिस्तान की, उसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आसिम सलीम बाजवा ने रिजाइन इसलिए किया कि उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे। अगस्त से लेकर यह हुकूमत रहती है 8 अप्रैल तक। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी PTI की हुकूमत ने नहीं लगाया। 6 उसके मेंबर्स होते हैं, अथॉरिटी तो है ही कोई, एग्जिस्ट कोई नहीं करती थी, एक मेंबर नहीं है सीपैक अथॉरिटी का। फिर उसके रूल्स आज तक नहीं बने हुए, सबसे बड़ी बात यह है। तो PTI ने अथॉरिटी को ड्रामा बना के चलाया, क्योंकि वो चलाना नहीं चाहते, अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। यही चीज जो कि एहसन इकबाल की भी जो आपका जहां से सवाल शुरू हुआ था, अब एहसन इकबाल ये बात समझते हैं कि अथॉरिटी एक पैरेलल, एक मतवाजी सेटअप है, इसके जरिए से ये काम नहीं चलेगा। इसकी बेस पे मैंने फिर खबर भी की थी कि जी अथॉरिटी को इन्होंने वाइंड अप करने का फैसला कर लिया। तो फिर इंटरेस्टिंगली हामिद मीर साहब ने मेरी स्टोरी के ऊपर उन्होंने कमेंट किया कि नहीं, एक नया वजीर आ रहा है जो अथॉरिटी के चेयरमैन भी होगा और सीपैक अफेयर्स को भी देखेगा। उनके हामिद मीर के ट्वीट के ऊपर एहसन इकबाल उन्होंने कमेंट किया कि ये फिर एक मिस्टेक होगी, ये सीपैक को वहीं पे वापस लेके जाएगा जहां पे PTI इसको छोड़ के गई थी, मतलब इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो हुकूमत में लगता है इस स्टेज पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि सीपैक अथॉरिटी रखनी है नहीं रखनी। जो प्लानिंग के वजीर हैं वो तो बिल्कुल इसके खिलाफ है इसको रखने के, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी तक वैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस ऑफिशियली नहीं इशू हुई कि कोई भी सीपैक अथॉरिटी को रखने का फैसला हुआ है या उसका कोई वजीर लगाया गया। लेकिन अगर ये अथॉरिटी रही तो फिर ये चपकलिश रहेगी जो नया अथॉरिटी का वजीर होगा और जो प्लानिंग वजीर होगा उसके दरमियान। चलें यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हारून शरीफ हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या सीपैक अथॉरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और सीपैक पर जो पिछली हुकूमत है उनकी क्या कारकर्दगी रही। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि PTI के दौरे हुकूमत में किस तरीके से सीपैक पर उस तरीके से काम नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। इस पर मजीद बात करने के लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है हारून शरीफ साहब ने। ये चेयरमैन भी रहे हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के और सीपैक के मंसूबों पर भी काम करते हैं। तो बहुत शुक्रिया हारून साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्लानिंग मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जो सीपैक अथॉरिटी है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। डू यू थिंक इससे आप इत्तेफाक करते हैं कि वाकई ख़त्म कर देना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इससे पहले कि मैं इस पे कमेंट करूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वक्त जो सीपैक है वो अपने दूसरे फेज में है जिसको हम इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान एक इन्वेस्टमेंट डेफिशिएंट कंट्री है और हम इफेक्टिवली चीन की इन्वेस्टमेंट को कैसे ला सकते हैं। ये जो मीन्स हैं कि हम अथॉरिटी बनाते हैं या प्लानिंग कमीशन के थ्रू करते हैं, ये तो एक इंटरमीडिएशन का तरीका है। इसके ऊपर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम सिग्नल क्या दे रहे हैं कंसिस्टेंटली। देखिए, इन्वेस्टर जो है उसको कंसिस्टेंसी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। हमारा सिग्नल ये है कि हमने 1.5 साल लगा के कानून पास किया, हमने एक सीपैक अथॉरिटी बनाई,
آتے ہی ایک حکومت جس کا اپنا پیریڈ غالباً 1 سال ہے, اس نے اس کو اب رول بیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب اگلی حکومت آئے گی تو کیا کرے گی؟ دیٹ از ہاؤ انویسٹرز آر تھنکنگ. اب میں آتا ہوں احسن اقبال صاحب کی بات پہ. دیکھیں جو سی پیک اتھارٹی ہے ایز این انڈیپینڈنٹ اتھارٹی, ایک وزارت کے پاس اس کو پھر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول دے دیا گیا پلاننگ کو. ایک ٹوتھ لیس نیا ادارہ بنانا پاکستان میں بالکل بھی وائز نہیں ہے, اور میں اس پہ انڈوس کرتا ہوں, چاہے احسن اقبال صاحب کہیں یا کوئی اور کہیں. آپ دیکھیے ہمارے میں صلاحیت ہی نہیں ہے ایگزسٹنگ اداروں کو چلانے کی. ہم نئے نئے ادارے بنائے جا رہے ہیں. اگر آپ پچھلی حکومت دیکھیں تو ہر چیز کی, ہاؤسنگ سے لے کے سی پیک سے لے کے ہر چیز کی اتھارٹیز بنا دی گئیں. نہ اس میں سٹافنگ ہے, نہ اس کے پاس لیگل ٹیتھ ہے, نہ اس کے اندر آپ دیکھیے وہ جو ایک تجربے کے ساتھ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہوتی ہے وہ ہو پا رہی ہے. تو ہمارا انویسٹر جو ہے چین سے, وہ اس وقت ڈس ایلوژنڈ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے ایک انسٹیٹیوشنل طریقے سے اور سیاست جو ہے وہ انٹروین کیوں کرتی جا رہی ہے. لیکن ہارون صاحب چیز تو پہلے دن سے کلیئر تھی نا کہ 2016 میں جب اس وقت ملٹری کی طرف سے یہ پروپوزل آیا تو احسن اقبال نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا. میں نے اس وقت خبر کی تھی کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. پھر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ بھی تقریباً 2.5 ایئر اس کو ریزسٹ کرتی رہی ہے. اتھارٹی آتی ہے مئی 2021 میں, اور آج اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپریل 2022 میں, آج تک اتھارٹی کے رولز ہی نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے جو ممبرز ہیں وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ انویسٹر اس سے کیا سگنل لے رہا ہے, یہ تو ہمارا انٹرنل ارینجمنٹ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اب ہم نے جو غلط فیصلے کر لیے تھے ماضی کے وہ کر لیے ہیں, اب ہمیں ایک نیا علیحدہ سے ایک وزیر لگا کے اس اتھارٹی کو دوبارہ جو مردہ گھوڑا ہے اس کو پھر زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں جی, بالکل نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, جب یہ ریزسٹ کر رہی تھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ, اس وقت سی پیک کے اندر انفراسٹرکچر کا کام بہت ہو رہا تھا. اس وقت بلوچستان میں کام بہت ہو رہا تھا, سیکیورٹی کے بھی ایشو تھے اور سپیڈ کے بھی ایشو تھے, اور سرکار کا لینا دینا بہت تھا. میں جو بات یہ کر رہا ہوں کہ ابھی جو اگر آپ نے انڈسٹریل زون بنانے ہیں اور انڈسٹری کو ریلوکیٹ کرنا ہے یا جوائنٹ وینچرز کرنے ہیں, نیم آف دا گیم ہیز چینجڈ. ایکچولی پلاننگ کمیشن کا رول از نیگلیجبل. دیکھیے بورڈ آف انویسٹمنٹ ریگولیٹ کر رہا ہے اکنامک زونز کو, ایس سی سی پی نے کمپنیاں بنانی ہیں, بینکوں نے فائنینسنگ دینی ہے, ایس بی پی نے ریپیٹریشن کی اجازت دینی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس میں پلاننگ منسٹری کا کیا رول ہے؟ جے سی سی جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی جی پالیسی لیول پر ہے, کوآرڈینیشن لیول پر ہے, لیکن امپلیمنٹیشن لیول کا نہ پلاننگ بائی نیچر اس کا رول تھا, نہ اس اتھارٹی کو وہ دیا گیا تھا. ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا فیزیبل سٹرکچر ہم دے پائیں. آپ کے خیال میں مینجمنٹ اس کی کیسے ہونی چاہیے, یا کیا اس میں گلوبل ایکسپیرینسز کیا ہے؟ جی یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں کنٹریز ہیو مووڈ آن. جو سرکار کا کام, یہ کام اب انویسٹمنٹ کا کام مارکیٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. آپ دیکھیے میں آپ کو اپنے نیبرہڈ کی ایگزامپلز دیتا ہوں. دبئی کتنی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرتا ہے. انہوں نے دبئی انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر کھولا ہوا ہے. اس سینٹر کے اندر کمپنیاں رجسٹر کرتی ہیں. جو ہی وہ رجسٹر کرتی ہیں وہ یو اے ای کا لا ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. آربیٹریشن, ان کے جھگڑے, ان کی فائنینسنگ, سب کچھ اس کے اندر. ہمیں ضرورت ہے ایک کارپوریٹ سیکٹر کے اکنامک زون کی, جہاں پر کمپنیاں رجسٹر کریں. اور اگین میں اپنی پہلی بات پہ آؤں گا, میں نیا سٹرکچر بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. چاہے آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بند کر کے کنورٹ کریں, چاہے آپ سی پیک اتھارٹی کو کریں, لیکن اس کو کارپوریٹ سیکٹر لائک چیز دیجئے. دیکھیں اگر میں ایک چین میں انویسٹر ہوں, میں نے ایک ٹیکسٹائل کی مل لگانی ہے پاکستان میں, میری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ مجھے یہاں کے سیکٹر کی سمجھ آئے, تو ریسرچ کی ریکوائرمنٹ ہے. مجھے بینک فائنینسنگ ملے مجھے اچھے ریٹ پر, میری رجسٹریشن ایس سی سی پی میں دیر نہ لگے, اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو تو کوئی ریزالو کر دے, میرا را مٹیریل ٹھیک مینج ہو جائے, اور سب سے بڑی چیز مجھے زمین ملے, کیونکہ ہم زمین نہیں دے پا رہے ہیں انڈسٹری کو پراپر, اور زمین کے جو ریٹس ہیں ریٹس بہت ہائی ہیں. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر ٹرائی کی, اور میں آپ کو ایگزامپلز اب دے سکتا ہوں. اس کے بعد قطر فائنینشیل سینٹر بنا اسی مینڈیٹ کے ساتھ. اس وقت قزاقستان کے اندر ایک بڑا سکسیسفل قزاقستان استانا فائنینشیل سینٹر کام کر رہا ہے. یہ کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ تاکہ ایک جو حکومت جو ہے وہ کارپوریٹ اینٹیٹیز کی زبان نہیں سمجھتی. میں نے جو مشورے پہلی حکومت کو بھی دیے تھے, خیرانہ تو بالکل بھی نہیں سنے. پہلی حکومت کا میں یہ ضرور کہتا جو کنفیوژن بھی تھی, لیکن اس کے اندر ایک اینٹی بائسڈ سی پیک ویسٹڈ انٹرسٹ
कॉर्पोरेट सेक्टर का बड़ा क्लियर था अच्छा हारून साहब, जो डिले करता था। अच्छा हारून साहब देखें, ये तमाम बातें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब सी पैक की आप बात करें तो ज़ाहिर है कि ये खारजा पॉलिसी से भी रिलेटेड है, बहुत सी रीजनल और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसका भी फैक्टर है। अब जो इमरान खान साहब की हुकूमत गई वो कहते हैं कि साजिश हुई, उसकी वजह से उनको हटाया गया, और एक फैक्टर वो कहते हैं क्योंकि चीन के साथ वो ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते थे, रशिया के साथ बेहतर करना चाहते थे। क्या जो तकरीबन 4 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में रही, सी पैक पे वाकई कोई इस तरह की प्रोग्रेस हुई कि जिससे अमेरिका और मगरिब बिल्कुल अलर्ट हुआ कि अब तो बिल्कुल गेम चेंज होने वाली है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर जो हमारी हुकूमत थी, जब मैं भी था, जब मैं इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को पुश करता था, फॉरेन ऑफिस की अप्रोच ये थी कि हमने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना है। अस एंड देम बिल्कुल नहीं आया कि आप कहें कि कोई रेवोल्यूशनरी या ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस। सीपैक के अंदर 2 साल पहले कंफ्यूजन में गुजरे, और मैं अभी भी समझता हूं कि वो कंफ्यूजन डिलिबरेटली फैलाई गई, और उस कंफ्यूजन में हमने फोकस चेंज कर दिया सोशल सेक्टर पे, गलियां बनाने पे, और वो भी नहीं बनाई, वो हमारा था ही नहीं बनता। इसके बाद जब थोड़ी बहुत समझ आई तो हमने एक अथॉरिटी बना दी और हम पावर टसल में आ गए कि उस अथॉरिटी का कंपटीशन शुरू हो गया बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री थी और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और प्लानिंग की टसल शुरू हो गई, हम उसको लेकिन आपने ये जो बात की कि पहले 2 साल डिलिबरेटली कंफ्यूजन फैलाई गई, तो उसका क्या पर्पस था? इसका मतलब है कि जो पिछली गवर्नमेंट के कुछ लोग शायद सी पैक को रोल बैक करना चाहते थे, किसी और के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ये वजह थी? रोल बैक तो मैं नहीं कह सकता, स्लो डाउन जरूर करना चाहते थे, क्योंकि वहां पर वेस्टेड कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। जब भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, आपने 2 दफा ये कहा है, जी, मैं सब ये किसका इंटरेस्ट था, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन जी देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जो कैबिनेट है उसके अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर के नुमाइंदे बैठते हैं। इसमें रज़ाक दाऊद साहब थे, जी, रज़ाक दाऊद साहब भी थे, आईपीपीज के नुमाइंदे भी थे, अपना प्लानिंग के वजीर जो थे उस वक्त वो भी बने थे। कॉर्पोरेट सेक्टर के इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होना एक चीज है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का चाइना फोकस्ड यूनिट बनाया तो मुझे बेसिकली एडवाइजर टू कॉमर्स ने कहा कि इसके नाम से आप सीपैक हटा दीजिए। अच्छा, आप देखें अभी भी वो बीओआई का इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन यूनिट कहलाता है, हालांकि वो बनाई चीन के लिए था। हम एक शुरू में बिल्कुल कोशिश कर रहे थे कि इंडस्ट्री की तरफ ना आए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बड़ी प्रोटेक्टेड है। आपकी बात से मैं ये नतीजा निकाल रहा हूं कि रज़ाक दाऊद साहब का काफी एंटी सीपैक रोल रहा है। जी, उन्होंने उसको, अगर एंटी नहीं रहा तो प्रो तो बिल्कुल नहीं रहा, ये मैं ओपनली कह सकता हूं। और अगर आप देखें तो वहां पर ये मैं कह रहा हूं कि एक तो इंटरेस्ट थे, दूसरा कंफ्यूजन थी पॉलिटिकल एलीट में कि इसको हमने आगे कैसे जाना। आखिरी सवाल, वी नीड टू मूव ऑन, वक्त कम में आखिरी सवाल, आज जब हम खड़े हैं जहां पे 2000 मेगावाट के सीपैक के पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं, 300 अरब रुपए हमने उनका देना है। गवादर को ज्यूल ऑफ द सीपैक कहते थे, वहां पे ना पानी है, ना बिजली है, ना वहां पे कोई और फैसिलिटी है। यहाँ पे जहां पे आज हम खड़े हुए हैं, यहाँ से आगे आप समझते हैं कि ये हुकूमत लेके चल सकती है, या फिर अभी से जो हम देख रहे हैं कि कन्फ्यूजन है, सीपैक अथॉरिटी होगी नहीं होगी? व्हाट इज योर टेक? देखिए, इस वक्त तो एक 12 से 16 महीने का अनसर्टन पीरियड है। एक ये हुकूमत है, फिर एक केयर टेकर हुकूमत आएगी, इसके बाद एक और हुकूमत आएगी। जरूरत इस अमर की है कि हम अगर इन तरजीहात पे थोड़ा सा कंसेंसस कर लें। देखिए, 12 पार्टियां इकट्ठी बैठी हैं, वो 3-4 चीजों पे तो कंसेंसस कर सकते हैं ना। अगर आप उसको करके उसको थोड़ा सा डे टू डे पॉलिटिकल इकोनॉमी से इंसुलेट कर लें, और एक हर एक के नुमाइंदे का एक बॉडी बना लें जो इसको आगे लेके चले। 3 या 4, हमारे में इतनी सख्त नहीं है ज्यादा काम करने की। जैसे आपने कहा कि हमें गवादर को रिव्यू करने की जरूरत है और वहां काम को ठीक करने की जरूरत है। जो हुकूमत का काम है वो पॉलिसी और मॉनिटरिंग तक रखिए। ट्रांजैक्शंस करनी ना हुकूमत को आती हैं ना आएंगी, वो प्राइवेट सेक्टर का काम है। तो मेरी अर्ज ये है कि एक प्राइवेट सेक्टर की कॉर्पोरेट लेड अथॉरिटी कन्वर्ट कर दी जाए, जैसे कि बाकी ममालिक कर रहे हैं, और उसको सियासत से थोड़ा इंसुलेट किया जाए तो सिग्नल अच्छा जाए। चलें, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपने अपना इनपुट दिया। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कुछ खारजा अमूर के महाज पर क्या हो रहा है, उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में जो गुज़श्ता कई हफ्तों से सियासी कशीदगी जारी थी, तो उसमें जो कई अहम सिक्योरिटी के मामलात हों या खारजा महाज पर अहम मामलात हों, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहा। और एक मामला है वो है
افغانستان کے ساتھ اور خاص کر کے جو افغان طالبان کی حکومت ہے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں اب ایک کشیدگی نظر آ رہی ہے اور اس کا فوکس جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں رہا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو نارتھ وزیرستان میں 3 جو پاکستانی فوجی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور ISPR کے مطابق ایک دفعہ پھر جو افغانستان سے دہشت گرد ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے اور یہ شہباز دوسرا موقع ہے گزشتہ 8-10 دنوں میں کہ تواتر سے پاکستانی فوج پر حملے ہو رہے ہیں افغانستان کی طرف سے. 14 اپریل کو اسی طرح سے نارتھ وزیرستان میں ہی ایک اور حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 7 جو پاکستانی جوان ہیں وہ شہید ہوئے. اب اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب افغان طالبان پچھلے سال اگست میں اقتدار میں آئے تھے تو ہماری توقعات تو یہی تھی کہ سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوں گے. جو افغان طالبان ہیں وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہو یا جو دوسرے گروہ ہیں جو پاکستان کے خلاف ماضی میں حملے کرتے رہے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے. لیکن جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں جو میری پاکستان کے ریلیونٹ حکام ہیں اتھارٹیز ہیں ان سے بات ہوئی ہے اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑے ایک نازک سی صورتحال ہے. بہت زیادہ کشیدگی ہے تو حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں. دو کہ ہمارا فوکس ظاہر ہے پولیٹیکل سچویشن پہ زیادہ رہا ہے اس پر رہا نہیں. 10 دنوں میں 10 افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں پاکستانی فوج کی سائڈ سے. تو اس کے اوپر اس طرح کا ریئیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے؟ کیا انہوں نے افغان جو ایمبیسڈر ہے اگر یہاں پہ کوئی ان کو انہوں نے سمن کیا ہو کوئی ایکٹنگ ہے یہاں پہ کیونکہ پاکستان نے تو ابھی تک فارملی اس کو ریکگنائز بھی نہیں کیا ہوا. دیکھیں ریئیکشن بڑا جو 14 اپریل کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد یہ بھی اطلاعات آئیں کہ شاید پاکستان نے افغانستان کا جو کنڑ اور خوست جو صوبے ہیں ان پر شاید کچھ فضائی حملے کیے تھے. دو کہ سرکاری طور پر پاکستان نے اس کی تصدیق نہیں کی. یہ دعویٰ ہے جو افغان طالبان ہیں حکومت ہے ان کا اور غیر معمولی طور پر جو افغانستان کے انٹرم فارن منسٹر ہیں انہوں نے پاکستان کے جو سفیر ہیں ان کو طلب کیا. یہ بہت غیر معمولی اور ریئر واقعہ ہے اور اس میں انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ اگر آپ اس طرح کے جو حملے ہیں وہ کریں گے افغانستان کے اوپر تو اس سے تعلقات متاثر ہونے کا خدشہ ہے. لیکن اسی روز پھر پاکستان کی دفتر خارجہ نے بہت تفصیلی ایک بیان جاری کیا اور جتنا میں اسے فالو کر رہا ہوں جب سے طالبان اقتدار میں آئے ہیں شاید سب سے زیادہ سخت بیان پاکستان کی طرف سے آیا ہے. اس میں بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ کئی ماہ سے پاکستان افغان طالبان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ TTP اور اس طرح کے جو گروہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. باقاعدہ جو ڈیفرنٹ چینلز تھے ان کے ذریعے یہ معاملہ اٹھایا گیا لیکن اس کے باوجود اس طرح کے واقعات جو ہیں دہشت گردی کے واقعات افغانستان کی طرف سے اس میں کمی واقع نہیں ہوئی. اور خاص کر کے یہ اسٹرانگلی ورڈ یوز کیا گیا کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ TTP اور اس طرح کے جو دہشت گرد گروہ ہیں ود امپیونٹی پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور اسٹرانگسٹ ٹرمز میں اس کی مذمت کی گئی. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی تو یہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور جو خطے کی صورتحال ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو جو میری اطلاع ہے یہ تو سرکاری سٹیٹمنٹ آئی جو میری پاکستانی حکام سے بات ہوئی ہے پرائیویٹلی بھی پاکستان نے بڑے سخت الفاظ میں افغان طالبان کی حکومت کو پیغامات بھجوائے ہیں کہ یہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو وہ خدشات جو بہت سے لوگ پہلے اس کا اظہار کر رہے تھے کہ افغان طالبان کے آنے سے جو ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ شاید ہمارے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے یا آسان ہو جائیں گے اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے. اور میری اطلاع تو یہی ہے کہ جو تعلقات کی اس وقت نوعیت ہے وہ بڑی نازک ہے اور بڑے کشیدہ تعلقات ہیں اس وقت پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان. بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن کامران ہمارے پروگرام میں جتنے بھی ایکسپرٹس آئے ہیں اس ایشو کے اوپر وہ سب کا اس کے اوپر یونانیمس ویو تھا کہ یہ ہمارا خیال ہے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان جو ہے وہ دو ڈیفرنٹ اینٹیز ہیں آئیڈیالوجیکلی وہ دونوں سیم ہیں. اور ایک تو یہ وہ انہوں نے یہ بات شروع دن سے کہی تھی کہ افغان طالبان کی طرف سے کوئی میجر ایکشن ان کے خلاف ایکسپیکٹڈ نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جو یہاں پہ پاکستانی طالبان کے جو فٹ سولجرز تھے وہ اب افغانستان میں افغان طالبان کے فٹ سولجرز ہیں. تو اب افغانستان انٹر ہوتے ہیں بقول ان کے تو جو پہلی چیک پوسٹیں ملتی ہیں تو اس میں یہ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ بات تو ساری ٹھیک تھی. تو پرابلم تو پھر ہمارا اپنا فارن پالیسی پرسپیکٹو کا ہوا نا کہ ہم نے غلط امیدیں لگائیں. آج وہی کچھ ہو رہا ہے. آج تو پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھارت اس کی جو سرزمین ہے اس کو مس یوز کر رہا ہے کیونکہ وہاں پہ فرینڈلی گورنمنٹ موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ پاکستان کا افغان حکومت کو تسلیم نہ کرنا بھی ایک فیکٹر ہے کہ ادھر سے پھر ان ریٹیلیشن ٹو دیٹ اور ایز اے پالیسی افغان طالبان نے بھی جو طالبان ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. دیکھیں یہ بالکل جو افغان طالبان ہیں، جو میری اطلاع بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی حکومت کو تسلیم کرے تاکہ راہ ہموار ہو، باقی ممالک بھی پھر ان کو ریکگنائز کرے. لیکن ماضی کے برعکس پاکستان نے بڑا واضح کیا ہے کہ اس دفعہ جو پاکستان اس حوالے سے جو بھی فیصلہ کرے گا وہ بین الاقوامی برادری یا خاص کر کے جو خطے کے بڑے ممالک ہیں وہ جب فیصلہ کریں گے تو پاکستان ان کے ساتھ مل کر کے یہ فیصلہ کرے گا. اور پاکستان بائی اینڈ لارج وہ بے شک امریکہ ہو، چین ہو یا باقی ممالک ہوں، جو براڈر پرنسپلز ہیں کہ افغان طالبان کو کچھ سٹیپس لینے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ان کی ریکگنیشن کی جائے، وہ بے شک خواتین کے تعلیم کی بات ہو، ان کے حقوق کی بات کو، اور خاص کر کے جو سب سے کرٹیکل پوائنٹ ہے کہ افغان طالبان نے جو ضمانت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اس پر وہ کتنا کاربند رہتے ہیں. اب پاکستان کو ہی لے لیں، یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. اگر پاکستان، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افغان طالبان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جی افغان طالبان تو اس کے پراکسی ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان جیسے ملک کے جو سیکیورٹی خدشات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کر پا رہے، تو آپ تصور کریں کہ باقی جو مغربی ممالک ہیں یا باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کے کنسرنز کو وہ کس حد تک ایڈریس کریں گے. تو یہ وہ سٹمبلنگ بلاکس ہیں جس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں ملکوں کے درمیان، خاص کر کے پاکستان اور افغان جو طالبان کی حکومت ہے ان کے درمیان بڑھتا جا رہا ہے. تو آخر یہ حالات کس کروٹ رخ اختیار کریں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. پاکستان کی ابھی بھی کوشش ہے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے اور جو بائیلیٹرل میکنزمز ہیں ان کے ذریعے حل کیا جائے اور پاکستان کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ کوئی ایسا ایکشن نہ لینا پڑے جس کی وجہ سے تعلقات مزید خراب ہوں. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.